नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टीजीटी सवाल पेपर सीरीज में अभी तक हमने 2016 तथा 2013 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र हल किए थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2011 के प्रश्न पत्र की, जिसका पहला भाग इतिहास विषय के प्रश्न पत्र के रूप में आप सभी के सामने होगा। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कि इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2011 के टीजीटी स्तर पर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2011 का पहला प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न को 4 भाग में बांटा गया है। इन चारों भागों में पहला भूगोल, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा इतिहास और चौथा राजनीति विज्ञान से एक एक प्रश्न के रूप में है। हालांकि पहले प्रश्न को सिर्फ एक ही भाग आपको हल करना होता है, तो जिस भी प्रश्न का आप उत्तर आसान समझें उसका विकल्प चयन करें। हम इतिहास के प्रश्न देखें। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो प्राचीन भारत में अशोक ही वह सम्राट था जिसने प्रस्तर पर शिलालेख लिखवाने की परंपरा नियमित और व्यापक रूप से प्रारंभ की थी। उसने अपने अभिलेखों को लिखवाने के लिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा आर्मीक लिपियों का प्रयोग किया था। जहां उसके संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं, वहीं पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से खरोष्ठी भाषा में अभिलेख मिलते हैं, जबकि शारेकुना अफगानिस्तान में स्थित एक ऐसा अभिलेख है जो ग्रीक और आर्मीक लिपियों में लिखा गया था। तो सी विकल्प सही है। आपको यहाँ भी यह भी बताते चलें, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2013 का पेपर मात्र कट कॉपी पेस्ट का नमूना था, जिसे यूजीसी नेट इतिहास और इंडियन कल्चर के पेपर के साथ साथ यूपी पीसीएस राजनीति विज्ञान के प्रीलिम्स के पुराने प्रश्न पत्रों से ही तैयार किया गया था। वैसे ही 2011 का यह प्रश्न पत्र, जिसमें इतिहास के हम 63 प्रश्न आगे देखेंगे, उन 63 में से 58 प्रश्न मात्र एक ही किताब से बना दिए गए थे। तो इसको भी हमने पिछले वीडियो में हालांकि डिस्कस किया था। आपको हम बता दें, ये न्यूज़ की कटिंग है, आप देख सकते हैं। अमर उजाला 20 जून 2016 का है, जिसमें लिखा गया कि टीजीटी परीक्षा में एक ही गाइड से पूछे गए थे 58 प्रश्न। और ये किताब है वीके अग्निहोत्री की भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, एलाइड पब्लिशर्स की। हालांकि हिस्ट्री अड्डा चैनल का संदेश यह नहीं है कि आप इस किताब को परचेस करें और इस किताब को पढ़ें ताकि आपका टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट ने फिर इसी किताब को कंसल्ट करके पेपर बनाए, लेकिन एक स्तर आपका क्या होना चाहिए तैयारी का, वो समझाना है। क्योंकि एक्सपर्ट को ये नहीं देखना है कि किस स्तर पर हमें पेपर बनाना है, उसको तो जितना आसान हो, आसान से आसान, कम समय में वो पेपर तैयार कर ले। इसके लिए पुराने प्रश्न पत्र भी उठा के और इस तरह की किताबें भी उठा करके प्रश्न तैयार कर दिए जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी का स्तर थोड़ा सा ऊपर ही रखें। अगला प्रश्न देखें, भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था या थे? विकल्प में देखें, केरल, तमिलनाडु और कश्मीर दिए हुए हैं। तो उत्तर भारत में कश्मीर तक मौर्य साम्राज्य की सीमा थी, जो कल्लड़ के राजतरंगिणी से भी ज्ञात होती है। जबकि दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। जबकि केरल और तमिलनाडु का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो वहां तक मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारित कर सके। तो सी विकल्प सही है, उपर्युक्त ए और बी। नेक्स्ट है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो मौर्य प्रशासन की जानकारी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के विवरण के साथ साथ अशोक के अभिलेखों से भी होती है। अशोक के अभिलेखों में विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रादेशिक रज्जुक युक्त ऐसे अधिकारी मिलते हैं। अगर इनका क्रम बनाना हो अवरोही, तो प्रादेशिक सबसे ऊपर का अधिकारी था, उसके अधीनस्थ रज्जुक होते थे और रज्जुक के नीचे युक्तक कार्य करते थे। तो डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो भारत का प्राचीनतम और पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा पाई थी और यहाँ शिक्षक के रूप में चाणक्य या कौटिल्य कार्यरत थे। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट देखें, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर सिंह का अंकन मिलता है। 4 शेर 4 दिशाओं में मिलते हैं, जो वर्तमान समय में भारत का राजकीय चिन्ह भी है। इस स्तंभ पर शेर के साथ साथ अन्य पशुओं में हाथी, अश्व और वृषभ का अंकन मिलता है, जबकि हिरण का अंकन आप नहीं देख सकते। तो बी विकल्प सही होगा, हिरण। इस प्रकार देखें तो मात्र मौर्य साम्राज्य से 5 प्रश्न पूछ दिए गए हैं। अगला देखें,
चोल साम्राज्य से पूछा हुआ प्रश्न है कि राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था। तो राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। डी विकल्प सही होगा। इसको दूसरे रूपों में भी आप कह सकते हैं कि राजेंद्र चोल के समकालीन पाल नरेश कौन था, तो भी उत्तर महिपाल प्रथम ही होता। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना यद्यपि विजयालय ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। बी विकल्प सही होगा। देखिए, इसमें से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक प्रभाग बांटे गए थे, उनमें सबसे ऊपर मंडल होता था, प्रांतों को मंडल बोला जाता था। उनके नीचे वलनाडु होते थे जो जिला के रूप में थे, और जिला को जब बांटा गया तो कुर्रम होता था, और कुर्रम कई गांव का समूह होता था। तो इस तरीके से ए विकल्प सही होगा, मंडल, वलनाडु और कुर्रम। अगला प्रश्न है, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे। तो चोल राजवंश के जितने भी शासक थे वो शैव मतावलंबी थे। उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें तंजौर का राजेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था। तो अभी हमने चोल राजवंश के संदर्भ में भी देखा था कि प्रभुता संपन्न शासक वहां पर परांतक प्रथम था, जबकि स्थापना विजयालय ने की थी चोल वंश की। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश ही वह शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे। तो दिल्ली सल्तनत के ये आखिरी राजवंश थे, लोधी राजवंश। ये विशुद्ध अफगानी थे। सी विकल्प सही होगा, अफगान या पठान थे ये। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे का मुख्य उद्देश्य था। यह प्रश्न यूपी पीजीटी में भी आया हुआ था। तो आपको वहां हमने एक्सप्लेन भी किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी रूप से एक विशाल सेना का गठन किया था, जिसमें 4,75,000 सैनिक थे, और उन सैनिकों को कम वेतन में उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए या उनको संतुष्ट रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी या आर्थिक अधिनियम लागू किए थे। तो मुख्य उद्देश्य था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। बी विकल्प सही है। अगला देखें, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जरूर था, लेकिन व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई की जाने लगी थी, और यही कारण था कि उसका यह कार्य विफल हो गया। और इतने व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई कि जब उसने इस सिक्कों के ढलाई को रोक करके बाजार में प्रचलित नकली सिक्कों को वापस मंगाया, तो उसके राजमहल के सामने इस तरह के नकली सिक्कों का एक ढेर सा बन गया, पहाड़ सा बन गया, ऐसा भी साक्ष्य मिलता है। तो इसका बी विकल्प सही होगा, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी करने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको बताया हुआ था यूपी पीजीटी इतिहास के प्रश्न हल कराते समय। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में विद्रोह हुए। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुए थे। तो दक्षिण भारत में हुए विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बहमनी साम्राज्य के लिए अमीरान ए सादा का विद्रोह ही उत्तरदायी था। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था। तो अभी हमने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात कही, यहाँ पूछा हुआ है विवादित क्षेत्र। तो रायचूर दोआब जो दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जो इन दोनों राज्यों के बीच में विवादित था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखें, बहमनी साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी है, अफाकी लोग कौन थे बहमनी साम्राज्य में। तो अफाकी कहा जाता था ऐसे लोगों को जो ईरान, इराक, तुर्की और अरब देश से आए हुए व्यापारी थे या मुस्लिम अप्रवासी थे। ए विकल्प सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा ही वह अंतिम राज्य था जिसको मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। सी विकल्प सही है, गोलकुंडा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांधार की विजय अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सी विकल्प इसमें भी सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो तबकात ए अकबरी लिखा था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ए विकल्प सही होगा इसका। नेक्स्ट देखें, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप देखें, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये सही नहीं है। जबकि मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, यह एक केंद्रीभूत निरंकुश और एक तंत्रवाद था, और सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। यह भी मुगल शासन व्यवस्था में आप देख सकते हैं। मात्र इतना कि सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी स्तर पर पूछा गया था। आपको हमने बताया भी था कि पहली बार मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सम्राट अकबर ने किया था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो मुगल प्रशासन में सूबेदार पर नियंत्रण रखने का कार्य दीवान करता था। ए विकल्प सही है, दीवान। नेक्स्ट देखिए, परगना या महाल के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो शिकदार होता था परगना का प्रभारी अधिकारी, शिकदार। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल से संबद्ध की जा सकती है? भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ कराई थी, लेकिन यह मूलतः मंगलों की देन थी। तो बी विकल्प सही होगा, चंगेज खां। नेक्स्ट है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो जहांगीर के काल में विद्रोह किया था महाबत खान ने, जिसने सैनिक कैंप में जहांगीर को बंदी बना लिया था कुछ समय के लिए। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए मुगल काल में काजी उल कुजात उत्तरदायी माना जाता था। नेक्स्ट है, अकबर ने इस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, अकबर कालीन किस भवन या भवनों के स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूजीसी नेट में पूछा भी गया था। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये दोनों ही बौद्ध स्थापत्य से प्रभावित थे। इस प्रकार सी विकल्प सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से पुकारा जाता था, जो काफी लोकप्रिय था, जॉन कंपनी। बी विकल्प सही है। और आप सभी जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के काल में 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए मैडम एच.बी. ब्लैटवस्की और कर्नल एच.एस. अलकॉट का नाम आता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को पॉपुलर बनाने का काम किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने, जिन्होंने अड्यार में इसकी एक ब्रांच खोल करके और वहां कार्य किया था। डी विकल्प सही है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ कि किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत के युवकों की शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा जन समर्थन इनको प्राप्त हुआ था। और आप सभी जानते होंगे कि एनी बेसेंट ने CHS या सेंट्रल हिंदू विद्यालय की स्थापना कराई थी बनारस काशी में 1898 ईस्वी में। तो इसमें भी डी विकल्प सही होगा, भारत के युवकों की शिक्षा। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो?
हिम्मती बनो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक हो, एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे स्वयं ही आपको पता लग जाएगा कि इतना ओजस्वी संदेश देने का कार्य एकमात्र विवेकानंद द्वारा ही हो सकता था। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे थे अरविंद घोष, और अरविंद घोष के विषय में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि राष्ट्रवाद से प्रेरित थे और इन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के, उग्र राष्ट्रवाद को लेकर के इनको जाना भी जाता है। अलीपुर षड्यंत्र कांड में जब ये फंसे तो चित्तरंजन दास ने ही इनका कुशलता से बचाव किया था। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को की थी। हालांकि इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था 13 सितंबर 1933 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। विकल्प में भी सही होगा। यहाँ यह भी जान लें कि इसके सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शंकर कुमार सान्याल। यह भी जान लें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने भले ही कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन मात्र एक ही बार उन्हें अध्यक्ष बनने का मौका मिला था और वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। विकल्प में 1924 नहीं दिया है, लेकिन बेलगांव सही है, तो बी विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, बेलगांव का अधिवेशन 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो इस तरह का शाही दरबार लगाया गया था 1877 में। इस शाही दरबार में हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े पहन करके गणेश वासुदेव जोशी ने भाग लिया था। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो आप सभी जानते होंगे कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था और इसके कार्य से संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद का एक व्यापक माहौल बना था और यही कारण है कि उसे राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। सी विकल्प सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो लोक हितवादी कहा गया था गोपाल हरि देशमुख जी को। बी विकल्प सही है। इस तरह के उपनाम भी आप इतिहास में याद रखें, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न भी बनते हैं उपनामों से संबंधित। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इस तरह का कथन था अरविंद घोष का। इससे पहले हमने नागरिक शास्त्र 2013 के प्रश्न पत्र हल कराते समय भी राष्ट्र की परिभाषा के रूप में अरविंद घोष का एक स्टेटमेंट देखा था। तो बी विकल्प सही है, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये प्रश्न भी यूपी पीसीटी इतिहास में रिपीटेड है। नायब खुदाई या जिल्ले इलाह ये कहलाता था बलबन। बी विकल्प सही है, जिसने दैवीय सिद्धांत को अपनाया था और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज माना जाता है, पैगंबर का वंशज था। और मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। तो बी विकल्प सही है, खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो सल्तनत काल में आप देखें तो सभी राजाओं के बीच में तलवार द्वारा ही गद्दी पाने के साक्ष्य मिलते हैं। डी विकल्प इसमें सही होगा। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। वो प्रारंभ आप देखें तो आराम शाह को गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, वहीं से प्रारंभ होता है। तो डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, बरीद कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी उसी में बरीद की नियुक्ति की थी। ये बरीद बाजार में घूमने वाले गुप्तचर होते थे जो बाजार की सूचना एकत्रित करने का काम करते थे। डी विकल्प सही है, बरीद।
गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाले। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में इस तरह की केंद्रीय सत्ता को अपने हाथों में लेने वाला सर्वोच्च अधिकारी नायब ए मुल्क कहलाता था। डी विकल्प सही है, नायब ए मुल्क। जबकि काजी उल कुजात तो धार्मिक व्यवस्थाएं देखता था। डी विकल्प सही है इसमें। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है 500 से लेकर के 2500 के कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो अभी हमने मनसबदारी व्यवस्था देखा था कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने प्रारंभ कराया था। इसमें मनसबदारों की कई श्रेणियां चलती थी। तो 500 से लेकर के 2500 तक की मनसब रखने वाले मनसबदार अमीर कहलाते थे। बी विकल्प सही है, अमीर। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन था? तो मुगल नौसेना का नौसेनापति मीर ए बहर कहलाता था। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा हुआ है, वेदों की ओर वापस लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो वेदों की ओर वापस लौटो ऐसा नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ए विकल्प सही है। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी और आर्य समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर हम पूरा कालक्रम देखें तो रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर करीब 600 सालों तक ये जीवित रही। हालांकि विकल्प में नहीं है तो इसको बी विकल्प सही मानेंगे, 5। नेक्स्ट प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे कौन थे? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पूरे विश्व में कपास की खेती की गई थी। तो इस दृष्टि से देखें तो ये विकल्प सही है, गेहूं और कपास की खेती। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं वो अच्छी तरह पकाए हुए और चित्रांकित मिले हुए हैं। सी विकल्प सही होगा इस दृष्टि से। नेक्स्ट है वह भी हड़प्पा से जुड़ा हुआ, लोथल और चाहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो हड़प्पा काल में लोथल और चाहुंदड़ों से मनका उत्पादन का साक्ष्य मिला है। बी विकल्प सही होगा, मनका बनाने का कार्य वहां किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा के जितने भी अभी तक साक्ष्य मिले हुए हैं हड़प्पा के विभिन्न पुरास्थलों से, उनकी शासन व्यवस्था अभी तक अज्ञात है। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो वैदिक काल के मुख्य स्रोत माने जाते हैं वेद। वेदों में दक्षिण भारत से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो सी विकल्प सही है, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की उनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल तक वो गंगा घाटी तक बढ़ाए थे, मध्य गंगा घाटी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो अभी हमने वेदों की चर्चा की, 4 वेद थे, उनके अलावा ब्राह्मण और उपनिषद भी थे उन्हीं के सहायक ग्रंथ के रूप में, और इन वेदों को संहिता कहा जाता था। तो डी विकल्प सही होगा, पुराण जो वेदों के या श्रुतियों के अंग नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह ग्रंथ में किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। बी विकल्प सही। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धर्म पद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो बुद्ध के जितने भी प्रवचन हैं उनको संकलित करके धम्मपद में रखा गया है, जो सुत्त पीटक का ही भाग माना जाता है। ए विकल्प सही है, इसमें बुद्ध के दार्शनिक प्रवचनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के शासन काल में अश्वघोष थे, ये उनके समकालीन माने जाते हैं। तो सी विकल्प सही है, कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो मौर्य शासक बिंदुसार के काल में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत आया था, डायोनीसस था। ए विकल्प सही है, डायोनीसस। नेक्स्ट
कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो अशोक के अभिलेखों में धम्म का स्वरूप मिलता है। उसने स्वयं धम्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि हम चु धम्मे, तो उसका उत्तर भी दिया है और कहा है कि अपासिन्वे बहु कयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च, इस तरह की व्याख्या मिलती है अशोक के द्वारा। उसमें उसने पापों के भय को नहीं बतलाया है, तो वो उसके सैद्धांतिक पक्ष में शामिल नहीं था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो अशोक के कलिंग शिलालेख से उसके कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, लेकिन विकल्प में कलिंग नहीं है। तो कलिंग के समीप ही उसने दो अन्य अभिलेख लिखवाए थे, धौली और जौगढ़ के नाम से। ये विकल्प सही होगा, धौली और जौगढ़, जिसमें अशोक के युद्ध और हिंसा के कारण जनित अंतर्मन की व्यथा उल्लिखित है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतिहास के हमने 63 प्रश्न देखे, यूपीटीजीटी सामाजिक विज्ञान 2013 के प्रश्न पत्र के। अगले भाग में इसी को आगे बढ़ाते हुए यूपीटीजीटी सामाजिक विज्ञान 2011 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न बहुत ही जल्दी लेकर के आप सभी के सामने होते हैं। तब तक आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।